દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्णभूमि एक बाजू, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. आज अमरोली कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे मेरे सब भाई और बहनों के साथ जोड़ने का मुझे मौका कॉलेज के प्रिंसिपल चावड़ा साहब और मेरा छोटा भाई मेरा साथी ऐसे मनीष कापड़िया जी ने दिया है, उसके लिए मैं दोनों का धन्यवाद करता हूँ. आपकी कॉलेज में शायद 5 साल पहले मैं एक बार आ भी चुका हूँ, और उस समय के जो स्टूडेंट थे उनसे मेरा मिलना भी हुआ है. अभी जो स्टूडेंट है वो तो उस समय शायद स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन शायद प्रिंसिपल साहब भी थे और मनीष भी साथ में था. मैं आपकी कॉलेज में एक बार आ चुका हूँ. काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट आपके कॉलेज का है, और काफ़ी अच्छा शिक्षा आपकी कॉलेज के माध्यम से सूरत के स्टूडेंट को मिलता है. और सूरत के अंदर आपकी कॉलेज का जो रेपुटेशन है वो भी टॉप 5 में आपकी कॉलेज वहाँ आता है, ऐसा मुझे मालूम भी है और मैंने खुद वहाँ आकर महसूस भी किया हुआ है.
बहुत अच्छे फैकल्टीज वहाँ पर है, सबसे अच्छा, बहुत ही वेल कल्चर कॉलेज है। और आपकी कॉलेज में आकर मुझे उस समय बहुत अच्छा महसूस हुआ था। और आगे भी जब सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी और हम जब जीत जाएंगे कोरोना के सामने, तो आपकी कॉलेज में एक बार फिर से जरूर आना मैं चाहूँगा। सबसे पहले तो इतने सारे मेरे छोटे भाई और बहन, मुझे बताया गया कि 2000 से ज़्यादा इस कॉलेज के स्टूडेंट आज इस वेबिनार में मेरे साथ जुड़े हैं। तो सभी भाइयों और बहनों, जो इस देश का भविष्य है, जो आज इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका व्यक्तित्व आप इतना मजबूत बनाइए कि देश के लिए वो काम में आए। और आपके माध्यम से जब आने वाला समय भारत का है, ये निश्चित है, भारत विश्वगुरु बनने वाला है, वो निश्चित है, उसमें आपका भी योगदान सविशेष रहे, ऐसी मेरी शुभकामना इस सेमिनार के माध्यम से मैं आपको भेजना चाहूँगा। देश विश्व में सबसे युवा देश है अपना। वैसे भारत से बड़े बहुत से देश है, भौगोलिक तौर पे अमेरिका भी बड़ा होगा, कनाडा भी बड़ा होगा, रशिया बड़ा होगा, चाइना भी बड़ा होगा, ब्राज़ील भी बड़ा होगा। और पॉपुलरिटी की दृष्टि से भी हमसे आगे चाइना है। हम 125-30 करोड़ लोग हैं, 5-7-10 करोड़ चाइना की आबादी हमसे बड़ी है। लेकिन अगर विश्व में सबसे युवा देश कोई है तो भारत है, और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है भाई। पूरे विश्व में भारत के पास जितना युवा धन है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। 1 to 100 अगर नंबर देना है तो फर्स्ट नंबर भी भारत रहेगा, और नंबर 100 भी भारत ही रहेगा, ना कोई आगे है ना पीछे है। इसका रीजन भी है, काफी देशों ने अलग अलग, जैसे चीन में कम्युनिज्म शासन में है, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने तय किया है कि एक ही बच्चा होगा। इसकी वजह से युवाओं की संख्या बहुत कम हो गई और बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए, इसलिए वो हमसे आगे के दिनों में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही जापान का है। जापान की भी जो सर्रास आयु है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, वो नियर 90-95 तक उनकी एवरेज आयु है। यूरोपियन कंट्री की भी जो वैसा ही है, उनके पास भी युवा बहुत कम है। अमेरिका, कनाडा तो भारत के युवाओं के ऊपर ही डिपेंड है, आप सब जानते हैं। किसी भी अमेरिकन कंपनी को आप ले लीजिए, वो एप्पल हो या फेसबुक हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, तो सारे भारत के युवाओं के ऊपर डिपेंड है, आप सब जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत में युवाओं की ताकत भी बढ़ी है, युवाओं की संख्या भी बढ़ी है, और युवाओं को अच्छी तरह अपने आप को विश्व के सामने रखने का अवसर भी दिया जाता है। अच्छी शिक्षा मिले, उनका अच्छा करियर बने, सरकारी व्यवस्थाओं से लाभ लेके वो अच्छा बिजनेस सेटअप करें, और सब आप जानते हो, उस विषय में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जिस देश में इतनी सारी युवा शक्ति है, उस देश को कोई किसी भी क्षेत्र में परास्त नहीं कर सकता। वो चाहे युद्ध के क्षेत्र हो, 1-to-1 फाइट हो। आप आगे देखिए, मैं अभी से बोल रहा हूँ, आज जीडीपी अपना 5 से कम हो गया है, 2 साल में वही 9% से ऊपर जाएगा। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं 2000 मेरे भाइयों और बहनों के सामने बोल रहा हूँ, एक रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल इस सेमिनार में साथ जुड़े हैं, उनके सामने बोल रहा हूँ, 2 साल के बाद 9 से ऊपर चला जाएगा। आज से बोल रहा हूँ, तो पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो इकोनॉमिकल भी अपने को कोई पहुंच नहीं सकता। लेबर, आज हमसे ज्यादा लेबर की ताकत शायद चीन की थी अब तक, और आज है भी, ऐसा समझ लीजिए।
आगे के दिन में भारत के युवाओं के सामने चीन भी टिक नहीं पाएगा। बाकी देशों के पास तो जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो स्किल लेबर का है। भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के पास जो स्किल लेबर है वो बढ़े, यहाँ की यूथ की स्किल डेवलप हो, उसके हिसाब से भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट, कौशल्यवर्धन केंद्र, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कॉलेजेस, इंजीनियरिंग की डिग्री कॉलेजेस, उसकी सीटें बढ़ाई और मोर देन 1 लाख इंजीनियर्स हर साल गुजरात में टेक्निकल एजुकेशन लेके बाहर निकलते हैं, वो आप सब जानते हो। और अभी वो वैसे ही काम अभी पूरे देश में हो रहा है। उनको रोजगार मिले इस हेतु से मेक इन इंडिया, पूरे विश्व को लोगों को यहाँ लाके यहाँ इन्वेस्ट कराना, इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो जो पहले स्किल डेवलप करते हैं वो उसके बाद उसी स्किल के आधार पे उनको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो लेबर के सेक्टर में भी वो हमसे कोई टक्कर लेने वाला आगे होगा नहीं। दूसरी बात है संसाधन। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े मिनरल्स, इतने सारे मिनरल्स भारत के पास है, इतना पानी है, समंदर का भी पानी है, बड़ी बड़ी नदियां भी है, तो इस क्षेत्र में भी पहले से हम धनी है। ऐसे ही कोई हमारे भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहता था भाई, पूरे विश्व के लोगों को यहाँ भारत आना पड़ता था, हर कोई आया और लूट के गया, फिर भी आज देश में इतना कुछ है तो आप सोचिए उस समय अपने पास कितना होगा। तो उस क्षेत्र में भी, संसाधन के क्षेत्र में भी सबके पास होगा, लेकिन अलग अलग चीजें है। भारत के पास समंदर भी है, भारत के पास मिनरल्स भी है, भारत के पास लैंडस्केप भी है, भारत के पास माउंटेन भी है, सब भारत के पास है। उस समय सबसे अगर कमी थी तो एक चीज की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसमें चाइना आज हम पर हावी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने, पहले की गवर्नमेंट में सिर्फ 4 किलोमीटर की रेशियो से पर डे, 4 किलोमीटर के रेशियो से जो काम हो रहा था, आज 30 किलोमीटर पर डे के रेशियो से रोड बनाने का काम चल रहा है। कितने सारे पुल आप सूरत पे होंगे या देश के कोई भी कोनों में से आते होंगे, आप देख रहे होंगे, आप 2 किलोमीटर इधर जाओगे, 2 किलोमीटर इधर जाओगे, हर जगह पे आप कोई ना कोई रोड का या पुल ओवरब्रिज का या अंडरब्रिज का काम आपको मिलता चला दिखेगा। नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं देश के अंदर, वो सब आपको आप देखते होंगे। ये बात क्या दिखाता है, भारत भी आज वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है। मैं अमेरिका गया था 2015 में, इतने वाइड रोड देखे वहां पर, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग देखे। 50 साल बाद की वो सोचते हैं, हमने वो सोचना शुरू किया है, वो पहले सोचते आते हैं इसलिए हमसे आगे है। 100 साल पहले का वहाँ मेट्रो है। मैं लंदन गया था 2016 में, वहाँ पर भी 100 साल पुराना मेट्रो है, अंडरग्राउंड है। तो उन सब की सोच पहले से उन्होंने अपने देश के लिए डेवलपमेंट का एजेंडा प्रायोरिटी में रखा, इसलिए आज वो डेवलप कंट्री है और हम अंडर डेवलपिंग में है। लेकिन लीडरशिप की कमी थी, वो भरपाई हो चुकी है, इसलिए हम आगे जाके वो सब हम जो भी कमी आप पे रही है वो हो जाएगी और हम देश विश्व के सामने हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि पूरे देश के युवा इस कोरोना की महामारी के समय भी वॉरियर्स बन के, कोरोना वॉरियर्स बन के जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, वो यंग डॉक्टर से, यंग पुलिस ऑफिसर से, यंग मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले हेल्थ वर्कर है, या यंग सोशल एक्टिविस्ट है, यंग पॉलिटिशियन है। मैं मनीष और हर्ष संघवी, आपके गांव शहर के 2 यंग लीडर्स जो इस कोरोना की महामारी के समय में जो काम किया आप सब लोग जानते हो। ऐसे एनर्जेटिक यूथ पूरे देश में ऐसी महामारी के समय पे आगे आए, उनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, खुद मोटिवेट होके अपनी जिम्मेदारी समझ के समाज के सामने गए और जो भी काम मिला
जो भी उनको दिखा उस काम को खुद आगे बढ़ा के वो काम में लगे। और आज सब आप सब जानते हो, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, काफ़ी यूथ सूरत का भी और पूरे देश में भी काफ़ी युवा अच्छे अच्छे काम में लग के काम करता है। कोई एक्टर अच्छा काम करता है तो वो दिखता है। जैसे मिस्टर सूद ने बहुत से लोगों को खाना खिलाया तो उनको पब्लिक में अच्छा पब्लिसिटी मिला, मीडिया ने अच्छा कवरेज दिया, वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनके जैसा ही काम करने वाले देश में लाखों युवा है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको अपने आसपास से खुद प्रेरणा ले ली है, कोई घर पे देने के लिए गया नहीं है। आज भी आज 2000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको कोई घर पे आके कहने वाला नहीं है कि आप देश के लिए काम करना शुरू करो। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के घर से निकल के काम करना चाहिए और काम करना चाहिए। जैसे ये लोग जिसको मैंने याद किया, वो हर्ष संघवी हो या अपना आर्टिस्ट सूद हो, तो एक्टर, तो वो उनको कोई कहने नहीं गया है। अपने जीवन में जब भी मौका मिला अच्छा काम करने का, तो इन लोगों ने खुद अपने आप को मोटिवेट किया और समाज के सामने आए। पहले भी अगर हम इतिहास में जाए भारत के, जब ये देश गुलाम था, आपके उम्र के आज मैं जानता हूँ 2000 लोगों में से मुझे और प्रिंसिपल साहब और मनीष कापड़िया को छोड़ दे और बाकी जो फैकल्टीज जो है मेरे गुरुजन, उनको छोड़ के कम से कम 1900 से ऊपर लोग ऐसे होंगे जिनकी आयु 20 साल से कम होगी। तो इतने जिस एज के आज आप हो, इसी एज के क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, मैं कितने कितने लोगों को बताऊं, क्या क्या नाम बताऊं मैं आपको। 6000 से ऊपर ऐसे क्रांतिकारी थे जो आपकी उम्र के थे, उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान किया। इस वजह से आज हम आजाद भारत का नजारा देख रहे हैं और आजादी का श्वास भी ले रहे हैं। अगर उन्होंने उस समय वो आगे नहीं आए होते तो आज हम आजाद होते मानना भी मुश्किल है। वही लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी और हमको आज़ादी दिला दी। ऐसे ही महात्मा गांधी जी का आप आंदोलन देखिए, अहिंसा के माध्यम से उन्होंने एक क्रांति जगाई थी। आप असहकार का आंदोलन देख लीजिए, 1918 1919 में जो शुरू हुआ था, महात्मा गांधी आगे चल रहे हैं, हाथ में एक लाठी है, आधे शरीर पे कपड़े नहीं है, आगे वो चल रहे हैं और पीछे पीछे आपकी उम्र के युवा, भारत के उस समय के युवा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम आपको सहकार नहीं देंगे, नारा चलाया। 45 की इन छोड़ो चलवर भी आप देख लीजिए। उससे पहले 1905 से 1911 तक चला बंग का आंदोलन, जिसे अभी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अलग है। अंग्रेजों ने 1905 में नींव रखी थी कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा। पहली बार जब ये प्रयास किया था 1905 में, तब 6 साल आंदोलन चला और हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर लड़े और अंग्रेजों को मात खानी पड़ी थी। और 2011 में उन्होंने वो निर्णय पोस्टपोन कर दिया था और उन्होंने विभाजन नहीं किया था, जिसमें से वंदे मातरम गीत और वंदे मातरम नारा इस देश को मिला, जिसपे आज हम गौरव से गान भी कर रहे हैं। और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वंदे मातरम अपने मुंह से निकलता है, ये आप सब जानते हो। तो ये ऐसी बहुत सी चीज है भारत के लिए। जब भारत के युवाओं ने आगे आके सेल्फ मोटिवेट होके कुछ न कुछ अपने आप को देश के लिए कुछ कर सके, उस काबिल बनाया, ऐसे लोग ज्यादा है। कुछ ऐसे भी उदाहरण थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को हम याद कर सकते हैं। वो भी गुलामी के समय पे जन्म हुआ था उनका। उन्होंने पब्लिकली बोला था, जहां जहां भी वो जाते थे, भारत भ्रमण किया था पैदल, पूरे भारत का दर्शन उन्होंने किया था। हमारे गुजरात में भी वो आए थे, आप सब जानते हो। स्वामी जी कहते थे, हे मेरे भारत के युवाओं, अगर इस देश के लिए आपको कुछ करना है, चाहत है, तो खेल के मैदान में जाइए, अपने आप को मजबूत करिए, मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दीजिए और अपना शारीरिक स्वास्थ्य को इतना मजबूत करिए
उस आपकी वो ताकत को देश के काम में लगाई है। और उसी प्रेरणा से बहुत से लोगों ने इस देश के क्रांतिकारी चळवळ में हिस्सा बनने के लिए वहीं से उनको मार्गदर्शन मिला और प्रेरणा भी मिली। ऐसे महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस को हम आ सकते हैं। आज स्वदेशी की बात जब हम करते हैं तब सब कोई उसको समर्थन देता है, लेकिन आज़ादी से पहले महात्मा गांधी, उसके बाद वीर सावरकर जी को हम याद करते, उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी। तो उस समय वो युवा थे वीर सावरकर जी, और अपने पूना में उन्होंने स्वदेशी के लिए आंदोलन शुरू किया था, आप सब जानते हैं। मेरा कहने का बात यही है कि यूथ को एम्पावर करने के लिए समाज की जिम्मेदारी भी है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब बैठे या जो फैकल्टीज है उनकी जिम्मेदारी भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है, अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी के बावजूद सबसे बड़ी अगर किसी की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश के लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ तो जो नेशनलिज्म 17 से 25 साल के युवा में होता है, वो 50 साल की उम्र का जो परिवार के जिम्मेदारी के बोझ तक जो आदमी झुक गया है उसमें रहता नहीं है। वो जज्बा भी नहीं रहता है, और लड़ने की ख्वाहिश भी नहीं रहती है। हाँ, मन में इच्छा रहती है। इस देश में जो भी जन्म लेता है वो हर कोई राष्ट्रभक्त होता है, लेकिन समय समय पे जैसे जैसे अलग अलग जिम्मेदारी सर पे आती है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको बढ़ाने की व्यवस्था, ऐसे प्रायोरिटी में फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हो जाती है। उस समय देश सबको याद आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ और मैंने अपने जीवन में महसूस भी किया है, और मैं जब भी कॉलेज में जाता हूँ आज भी तो महसूस करता हूँ कि आज जीन्स पहन के कॉलेज के बाहर बाइक में बैठे बैठे सिगरेट पीने वाले बच्चे, जिनको लोग मानते हैं कि न्यूसेंस है, मैं उनको न्यूसेंस नहीं मानता हूँ। उनके अंदर भी, अभी मनीष ने बताया कि मेरे प्रदीप सिंह भाई मेरे बड़े भैया है और वो राष्ट्रभक्त है, मेरे से ज्यादा राष्ट्रभक्ति उनमें है, ऐसा मैं मानता हूँ। बस उनको बाहर निकालने की जरूरत होती है, और कैसे निकलती है तो मैं सबसे पहले मानता हूँ सेल्फ मोटिवेटेड। उनको जब उनको खुद को लग जाता है तब वो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज की फैकल्टी, प्रिंसिपल, दोस्त, पेरेंट्स, समाज और गवर्नमेंट वो बाद में आता है। जब खुद की इच्छा होती है जागरूक तो बाकी सब अपने आप जुड़ जाता है। तो आज के समय में इस माहौल में आप देख रहे हो कि दिन रात, जैसे लॉकडाउन 1 हुआ तो दिन रात आप देखिए रोड पे एक भी युवा नहीं दिखा। सबने नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो भी निर्णय हुआ वो एक्सेप्ट किया। और आपको बात बोलना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व के अंदर एक ही देश भारत ऐसा है जहां पर एक व्यक्ति के कहने पर 90 दिन तक भारत बंद रहा। जहान है तो जहां है। भारत के लोगों का जान बचाने की बात मोदी जी ने की तो पूरे भारत ने उसको समर्थन दिया। जब उन्होंने बोला कि जनता कर्फ्यू, तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहा। 5 अप्रैल को जब बताया कि आप दीपक जला के पूरे विश्व को प्रकाश दिखाइए, तो वो भी सब आगे आए, अपने अपने घर पे थाली बजाई, दीपक जलाया। तो ऐसा नेतृत्व और ऐसी नेतृत्व के ऊपर समर्थन आज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। सब जगह पर आप देख रहे हो कोरोना की लड़ाई में क्या हुआ। इटाली हमसे मेडिकल फैसिलिटी में बहुत आगे है, विश्व का नंबर 1 है। 30,000 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा ही आप देखिए अमेरिका, महासत्ता बोलते हो आप, पावर हाउस है, उसकी हालत क्या है। लाखों लोग वहां पर संक्रमित है और 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं। ब्रिटेन, जैसे भारत में घर घर जाके सर्वे होता है, हेल्थ चेकिंग होता है, ब्रिटेन नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, जापान नहीं कर रहा है, कोई देश ऐसा नहीं कर रहा है। जहां पर आज भारत की सरकार जो करके दिखाया है और भारत की सरकार को प्रजा का समर्थन मिला है, वो सब उस समय नहीं वहां दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैंने अलग अलग पहलू बोला। सबसे पहले बोला कि खुद को मोटिवेट करने के
लिए हमारी खुद की जिम्मेदारी है, फिर बोला पेरेंट्स की है, फिर बोला टीचर्स, प्रिंसिपल, समाज और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आज क्या कर रही है? स्टार्टअप आपको मालूम है, आपको छोटा मोटा बिजनेस करना है तो मुद्रा बैंक से आपको लोन मिल सकता है, गारंटर गवर्नमेंट बनेगी, आप सबको मालूम है। उसके आगे आज तो बहुत बड़ी बात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, आत्मनिर्भर। मैंने मेरी बात में वीर सावरकर जी को याद किया। वीर सावरकर जी ने स्वदेशी का काम शुरू किया था, उसके पहले महात्मा गांधी जी भी आग्रही थे, लेकिन हम बात करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन नक्कर परिणाम नहीं मिला। नक्कर परिणाम कब मिला? जब बाबा रामदेव ने अपने को ऑल्टरनेट दिया। हम जब हिंदुस्तान लीवर की चीजें यूज करते थे, हमें कोई कहने वाला नहीं था ये बंद करिए, क्योंकि ऑल्टरनेट कोई नहीं था। पतंजलि को मार्केट में रख के बाबा रामदेव ने इस देश का बहुत बड़ा भला कर दिया है। आज आप देखते हो, कोई भी टीवी चैनल देखोगे, पहले रामायण महाभारत के समय से देख लीजिए और पिछले 5 साल से पहले देख लीजिए, आप कोई भी चैनल चालू करेंगे तो एडवर्टाइज किसका आएगा? तो मल्टीनेशनल कंपनी का आता था। आज किसका आता है? तो पतंजलि का आता है। इसके पीछे क्या है? बाबा रामदेव जी ने स्वदेशी प्रोडक्ट को लॉन्च किया और भारत की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, तब जाके आज पतंजलि एक ब्रांड बनी है और ये स्वदेशी ब्रांड है। ऐसे ही आत्मनिर्भर पैकेज की बात नहीं करता हूँ। 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया, उसमें किसानों को दिया, सीधे जनधन के अकाउंट जो खुले थे 36 करोड़ लोग जो उनके खाते में गए, महिलाओं के खाते में 500 रुपए गए, वो बात मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं बात सीधी करना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ को आप वो गवर्नमेंट की ओर से एक मोटिवेशनल प्रोग्राम समझ लीजिए, वो आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने की है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात। भारत आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है? जो सपना था महात्मा गांधी जी का, जो सपना जो देखा था वीर सावरकर जी ने, जिस सपने को लेकर मोदी जी पिछले 55 साल से काम कर रहे हैं। आज मोदी जी आप जो दिख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं भाई। 90s में वो भी गांव गांव घूमते थे, 80s में वो भी भारत भ्रमण कर चुके हैं, वो हिमालय में कई महीनों तक वहां घूमते रहे, भारत के ज्ञान की खोज में। भारत भी भ्रमण भी किया, भारत की जरूरत क्या है उसको समझा, और इतने सालों के अनुभव के बाद 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद 14 साल के बाद देश की जनता ने उनको भरोसा किया, और पिछले 6 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आप जानते हो क्या काम किया है? 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए। कोई मानता नहीं था कि महात्मा गांधी जी बोल के गए थे कि भारत को स्वच्छ बनाइए, सिंगापुर जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, लंदन जाएंगे तो सपना देखेंगे मेरा भारत ऐसा होना चाहिए। वहां से आएंगे यहाँ आके यही स्पीड हम ही करेंगे, हम ही पब्लिक की जाके टॉयलेट करेंगे। मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि मैं इस देश के हर घर में टॉयलेट दूंगा। 2022 से पहले हर गांव में हर व्यक्ति को मैं पक्का घर दूंगा। 1 करोड़ से ज्यादा घर वो दे चुके हैं। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में 18,000 मतलब गुजरात में 18,600 गांव है। भारत में पूरा गुजरात जैसा अलग अलग जगह पे समझ लीजिए 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। पूरे विश्व में सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी आयुष्मान भारत। मैं अमेरिका जब गया था 2015 में, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे कार्ड दिया गया कि आपका मेडिक्लेम है, हमारे देश में कंपलसरी है, अगर आप बीमार हो गए तो सीधे हॉस्पिटल में जाइए, एडमिट हो जाइए, आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट पे करेगी। ओबामा केयर उसका नाम था। आज आयुष्मान भारत के नाम से विश्व में सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी अगर कहीं पर है तो भारत में है। 50 करोड़ लोग उसके बेनिफिशियर है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ अभी तक ले चुके हैं। 5 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलती है, ये आप हम सब जानते हैं। मैं बात कर रहा था आत्मनिर्भर भारत की। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत? मैं आपको पहले मोबाइल विश्व में कहाँ बनते थे, तो शुरुआत हुआ कि अमेरिका में शुरू हुआ, फिर सैमसंग वाले सब यूरोप में कहीं ना कहीं अपना फैक्ट्री लगा के बैठे थे, फिर वहाँ से अलग अलग बनता गया। फिर चाइना का मार्केट अभी जानते हो आप, वीवो और ओप्पो ऐसे कंपनी आ रही है, और भी एप्पल के भी मोबाइल का असेंबलिंग कहाँ होता है तो उसके स्पेयर पार्ट भी चाइना में बनते हैं। तो चाइना आज सबसे बड़ा हब था। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल कहाँ बनते थे?
वो चाइना में बनते थे, और उसका सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पर है? भारत में है, वहां बनते थे। आज विश्व में दूसरे नंबर का देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत है, और सबसे ज्यादा उपभोक्ता कहाँ पर है? तो भारत में है। अगर हम अपने ही देश का मोबाइल यूज करना शुरू कर दे तो चाइना से मोबाइल लाने पड़ेंगे क्या? नहीं लाना पड़ेंगे। एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी, ये मोबाइल के सेक्टर में हर क्षेत्र में ऐसा होगा। चाहे हमें रॉ मटेरियल लाना पड़े, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा पूरे विश्व से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ 4 साल पहले, वो मेक इन इंडिया को कंटिन्यू करके आज हर चीज के पीछे पीछे मेड इन इंडिया लगेगा। विश्व की चाहे कोई भी कंपनी होगी, वो मल्टीनेशनल होगी, लेकिन उसको यहाँ आके प्रोडक्शन करने के लिए मजबूर हम कब कर पाएंगे? जब हम अपने देश में बनी चीजों का उपयोग करेंगे, तब जाके ऐसा होगा। आज तक मैं भी यूज करता था, अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ऐप है, वो अमेरिकन है, और जो मोबाइल है एप्पल, वो भी अमेरिकन है, लेकिन चाइना में असेंबल हुआ है। लेकिन आगे से जब भी मैं मोबाइल खरीदूंगा तो मैं भी ऐसा ध्यान रखूंगा कि मैं भारत का बना हुआ मोबाइल यूज करूं, मैं भारत में बने हुए कपड़े पहनूं, भारत के बने हुए जूते पहनूं, भारत में बने हुई मैं टूथपेस्ट यूज करूं, भारत में बने हुए मैं ब्रशेस यूज करूं, भारत में बने हुए बुक्स में पढूं, भारत में बने हुई ऐप ही मैं यूज करूं। भारत में बने हुई हर चीज के लिए मैं उसका उपयोग भी करूं और उसका मार्केटिंग भी करूं। इसलिए मोदी जी ने बोला है लोकल के लिए वोकल बनिए। चाहे कुछ कमी रहेगी, अपनी चीजें यहाँ लोकल बनने वाली कुछ चीजें कमी रहेगी, लेकिन हम जब उसको उपयोग करना शुरू हो जाएंगे। अभी 3 महीने से लॉकडाउन था, तो काफी चीज हमको नहीं मिली, उसके बावजूद भी चलता था ना भैया। किस चीज के से हम रुक गए भाई? सारे मॉल तो बंद थे जहाँ पर विदेशी चीज मिल रही है, फिर भी 3 महीने निकल गए, और 6 महीने भी निकल जाएंगे तब भी चलेगा। अगर हम विदेशी चीज वस्तुओं को हम खरीदेंगे नहीं तो उससे फायदा क्या होगा? सारी कंपनी को इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया में वो अपने अपनी कंपनियां बनाएंगे, अपनी अपनी कंपनियां बनाएंगे, तो उसके रोजगार तो युवा कहाँ से आएंगे? भारत के युवा को रोजगार मिलेगी। आज वीजा लेके अमेरिका जाना पड़ता है, कनाडा जाना पड़ता है, यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमको 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हमारे क्रीम यूथ जो फॉरेन मुंह कर देते हैं, ऐसे युवाओं को यहीं के यहीं रोजगारी मिलेगी, और उससे आगे पूरे विश्व के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे। आज वीजा हम ले रहे हैं, ऐसे दिन दूर नहीं होंगे अगर हमने आत्मनिर्भर इस शब्द को नरेंद्र मोदी जी का शब्द न समझते हुए भारत का विश्व गुरु बनने का रास्ता समझकर अगर मोदी जी का समर्थन कर दिया, तो ये आत्मनिर्भर शब्द हमने अपने जीवन में उतार दिया, उसको फॉलो किया और इसके लिए अपनी जान लगा दी। ऐसे दिन दूर नहीं है कि आज हमको जैसे वहां पर लाइन में खड़े होकर जाना पड़ता है, वो लोग यहाँ आएंगे, वो निश्चित है। मेरे मनीष का सपना है कि सूरत में एक गोरे लोग डायमंड में काम करने के लिए, पॉलिसिंग का काम जो हमारे सौराष्ट्र के वर्कर्स करते हैं, वैसा ही काम वहाँ के गोरे आकर यहाँ पर डायमंड का काम करे, वो दिन भी दूर नहीं है। जब सारे लोग यहीं पे आ जाएंगे तो अपने लोग भी वापस आ जाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं होगा, वो भी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी हर प्रदेश का या व्यक्ति का एक समय होता है। मैं आपको निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ कि भारत का समय शुरू हो चुका है, और उसके लिए मैं आपको 2-3 उदाहरण भी दूंगा। मेरी बात लंबी है लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। आप देखिए, टेररिज्म के सामने हम कितने साल से लड़ रहे थे, विश्व में से हमको समर्थन नहीं मिलता था। आप याद करिए, जब कसाब ने भारत पे हमला किया, आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें 274 लोग मुंबई में मर चुके थे, जिनकी हत्या हुई थी, अपने भारत के निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, आप जानते हैं। उस समय पे विश्व में क्या था, वैश्विक स्तर पे क्या उसका रिएक्शन आया था? अमेरिका ने एक पॉलिटिकल मेल कर दिया, एक प्रेस ब्रीफ कर दिया कि भारत के ऊपर हमला हुआ है, हमको काफी दुख पहुंचा है, हमारी संवेदना उसके साथ है। ऐसे ब्रिटेन ने कर दिया, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, जापान ने कर दिया, ऐसा रसिया ने कर दिया, सब ने ऐसा कर दिया, और वही चलता आ रहा था पिछले 50 साल से। नेहरू के समय से वही चलता आ रहा था, वही अपना वैसा ही दिन था। कोई साथ होके आने की बात नहीं करता।
अभी 2 हमले हुए उरी और पुलवामा के समय पे, तो भारत को समर्थन कैसा मिला? ऐसे नहीं मिला। लोग बोलते थे कि मोदी जी भारत में रहते हैं, उसके ज़्यादा बाहर जाते हैं। 42 देशों का दौरा कर दिया उन्होंने 3 सालों में, ऐसा वैसा सब बोल रहे थे 2017-18 में। आप सब जानते हो, काफ़ी कांग्रेसियों ने उसको हल्ला बोला भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमले हुए तो उस समय क्या है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी क्या है, अमेरिका ने बोला हम भारत का समर्थन करते हैं, भारत को बदला लेने की पूरा अधिकार है। इसराइल ने क्या बोला, भारत जो चाहे वो वेपन्स हम देंगे, भारत बदला ले ले, इसराइल बोला। तो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका हम विरोध करते हैं और भारत का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया सामने आया, जापान सामने आया, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री भी, अब सोचिए, मुस्लिम कंट्री भी टेररिज्म के सामने लड़ने के लिए भारत के नेतृत्व में आने के लिए तैयार सम्मत हुए और भारत को उन्होंने समर्थन डिक्लेयर किया। आप सब जानते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात भी आप जानते हो। तो ऐसा तब हुआ जब अपने विदेश नीति में पूरा परिवर्तन, पूरी जान डालकर नरेंद्र मोदी जी ने दी, तब जाके भारत ऐसा तीसरा देश बना है जिन्होंने बदला लेने के लिए अपनी बॉर्डर से बाहर जाके हमला किया है। अमेरिका था, लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ के मारा। इजराइल था जो ईरान और इराक कुवैत की बॉर्डर में जाके उनके दुश्मन को मार के आता था। अफ्रीकन कंट्री में जाके अपने गुनहगारों को छोड़ा नहीं था, उन्होंने वहां जाके मारा था। ऐसा कोई देश तीसरा नहीं था। भारत पहले बर्मा में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, अपने बीएसएफ के जवानों के हत्या के बदले में बर्मा में जाके टेररिस्ट कैंप तोड़े थे। और पहला सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के पीएम बनते ही हुआ था। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके आतंकवादी के सारे कैंप उड़ा के वहां करके आए। आपने उरी फिल्म देखी होगी। उसके आगे पुलवामा के बाद आप सब जानते हैं स्ट्राइक किया, कैप्टन अभिमन्यु को वहां गिरफ्तार होने के बावजूद पाकिस्तान को भारत को सम्मान के पूर्वक वापस देना पड़ा। ऐसा मजबूत भारत पहले कब था, मुझे बताइए? नहीं था। तो आज देश के युवाओं के सामने सरकार का मोरल, देश का स्वाभिमान, युवाओं की शक्ति और पॉलिटिकल विल के साथ खड़ा रहने वाला नेतृत्व, मोदी जी जैसा नेतृत्व, सब चीजें एक साथ भारत को मिली है। तो इस समय अभी कोई भारत को रोक नहीं सकता है। आप जानते हैं इतने, मतलब आप जानते होंगे नोटबंदी के समय पे गरीब लोग लाइन में लग गए, लेकिन सरकार का समर्थन किया, मोदी जी के साथ खड़े होंगे। उस समय भी कांग्रेस क्या बोल रही थी कि गरीबों के पैसे बैंक में जमा करवा रहे हैं। अरे भाई, सब गरीब को मालूम था कि मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं, जिसके घर में अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, जिसको बैंक में लाना है और बैंक में लाके देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना है, तो करके दिखाया। तो आज भारत की डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ी है। सारे जो ब्लैक मनी थे उसको लाए और इंडियन इकोनॉमी में उसको मोबिलाइज किया, तब जाके अपनी स्पीड बढ़ी है। ये आगे जाके बहुत अच्छा परिणाम उनको देने वाले हैं। तो ऐसे भारत में आज हम रह रहे हैं। आप देख रहे हो, कल रात को घटना हुई चाइना के साथ, हमारे 3 जवान शहीद हुए, ऐसे न्यूज आए। उसके बाद न्यूज आया कि 5 जवान चाइना के भी शहीद हुए। 71 के बाद पहली बार ऐसा न्यूज आ रहा है कि भारत की सैन्य ने चाइनीज बॉर्डर पे गोली चलाई। 71 के बाद पहली बार, 71 नहीं, 62 के बाद। समझ लीजिए कितने साल के बाद ऐसा न्यूज आया है कि हमने गोली चलाई। चाइना के साथ हम झुक के बात कर रहे थे और चाइना बार बार हम पे वार करता था। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई भी कूटनीति नहीं थी जहां पर हम चाइना के सामने जीते हो। आज हर चीज में हम चाइना को पीछे रख रहे हैं। इंटरनेशनल कोई भी ग्रुप मीटिंग हो, उसमें भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और भारत की आवाज सब सुन रहे हैं। आज रशिया भी भारत के साथ
है, अमेरिका भारत के साथ है, जापान भी खुले तौर भारत के साथ है, यूरोपियन कंट्री भारत के साथ है, पाकिस्तान के अलावा और नेपाल अभी अभी उसके अलावा सारे देश चाइना के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। ये सब ऐसा ही नहीं हुआ है। आज अपने को अच्छा नेतृत्व मिला है, उस समय में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर हम लोग आज घर से निकल गए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना भी योगदान देना शुरू कर दिया, लोकल के लिए हम वोकल बन गए और आगे आगे अगर हम काम करने लगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और कैसे कैसे निर्णय बन रहे हैं मैं पहले बता चुका हूं कि नेशनलिज्म जो यूथ में होता है वो किसी और में नहीं होता है। कश्मीर की जब 370 हटा दिया, 35A हटा दिया और अमित शाह जी को जब पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव रखते हुए देखा और जब देश का गृह मंत्री ऐसा बोलता है कांग्रेस लीडर को तो क्या बात कर रहे हो, कश्मीर के लिए मैं जान दे दूंगा, पूरे देश के करोड़ों युवाओं को अमित शाह जी ने टच कर दिया और सारे युवाओं ने अपने हृदय में मोदी जी के साथ अमित शाह जी को भी जगह दे दी। आप जानते हो कश्मीर का प्रॉब्लम, आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू की देन थी, उनके पॉलिटिकल गलती की वजह से पूरा देश भुगत रहा था। आतंकवादी वहीं से घुस रहे थे, बंद हो गए हैं और जो पहले आ चुके हैं उनको चुन चुन के पिछले 15-20 दिन में कम से कम 26-27 आतंकवादियों को मारा है। और पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई भी पखवाड़ा नहीं होगा जहां पर कोई को आतंकवादी ध्यान में आया और उसको शूट नहीं किया है। जीरो टॉलरेंस की टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी अगर भारत में अमल हुई है तो आजादी के बाद पहली बार हुई है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब इंडिया टीवी में उनका इंटरव्यू था, राजेश शर्मा जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने प्रश्न पूछा कि आतंकवाद के खिलाफ आपकी क्या रणनीति होगी। तो मोदी जी ने उनको बोला था आपकी अदालत में कि जीरो टॉलरेंस की नीति। आज मैं देख रहा हूँ कि जीरो टॉलरेंस क्या होता है। कोई भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा या भारत के नागरिक की हत्या करने का सोचेगा भी, उसको वहीं पर गोली मार दिया जाएगा और उनके अब जनाजे निकलेंगे और सर्कस नहीं होंगे, उनके सब भी नहीं मिलेंगे उनके परिवार के लोगों को जो भारत के खिलाफ लड़ेगा। ऐसा निर्णय करने वाली सरकार और उस निर्णय के साथ उसका अमल करने वाले वही आर्मी के जवान है जो कांग्रेस के समय में उनके हाथ बांध दिए गए थे। आज मोदी जी ने खुली छूट दी है तो आप देख रहे हो कैसा परिणाम मिलता है। वन रैंक वन पेंशन भी आप जानते होंगे, 40-40 साल तक हमें सुरक्षित रखने वाले वीर योद्धाओं के लिए भारत की सरकार निर्णय नहीं कर पा रही थी। आज राफेल, पहला राफेल अपनी सेना में शामिल हो चुका है। ये राफेल अगर 20 साल पहले आ जाता तो हम आज कहाँ होते। सब 20-20 साल तक डिफेंस के लिए कोई बजट ना निकले और कोई निकले तो बोफोर्स जैसा कांड कर दे। ऐसे देश के लीडरशिप में से बाहर निकाल के भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है और आप सब मानेंगे कि आज भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल व्हील है। आप सबका भी समर्थन चाहिए, सिर्फ वोट देना और सरकार बना दिया अपना आपका काम खत्म हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आपने अच्छा सरकार बनाया है, आपने सरकार के हर फैसले को एक्सेप्ट करके उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है, उनके विचार है, उस विचार को अपने जीवन में उतारना है। उनके सपने को अगर हम अपना सपना बना देंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जब व्यक्ति खुद का नहीं सोचता है, देश का सोचता है, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी अनेक गुनी हो जाती है। देश में पहले भी कई नेता थे, क्यों आज मोदी जी ये सबसे प्रिय है? क्यों है? क्योंकि वो खुद की नहीं सोचते हैं, वो पूरे देश की सोचते हैं और अपने आप को देश के लिए लगा दिया है। हम सब भी अगर सेल्फिश न होके पूरे होशो हवास में अपने पूरी ताकत को देश के लिए लगा देंगे तो अपने देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना, मुझे ये मौका दिया और आप इतने सारे यूथ से बात करने के लिए आज जो मेरा सौभाग्य है, उसके लिए मैं आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल जो मेरे भी बुजुर्ग है
मैं मेरे मार्गदर्शक भी चावड़ा साहब का धन्यवाद करता हूँ। मेरे दोस्त मनीष कापड़िया, जो मेरा दोस्त भी है और छोटा भाई भी है, मेरा साथी भी है, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सब ने इतने शांति से मुझे सुना, उसके लिए आप सबका भी मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। आप सबको अगर कोई कहीं कुछ पूछना है तो मैं आपका भाई हूँ, आप अभी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद भी आप मुझे पर्सनली, मेरा मोबाइल नंबर है 9925200850। मैं फिर से बोल रहा हूँ 9925200850 मेरा मोबाइल नंबर है। मेरे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम से भी आप मुझसे जुड़िए। आप मुझे कभी भी अपने व्यक्तिगत काम के लिए या देश के काम के लिए जब भी आप मुझे चाहेंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। ये आपको मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ। और मुझे, मेरा सौभाग्य होगा, आप अगर मुझे कुछ काम देंगे, मैं फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और लंबी बात हो गई, इसलिए माफी भी चाहता हूँ। 10 मिनट देर से जुड़ा, इसके लिए भी माफी चाहता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर। आपके इंट्रोडक्शन से ही थोड़े सवाल निकल के पार्टिसिपेंट ने हमें पूछ लिए। जब मनीष सर आपका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उन्हीं इंट्रोडक्शन में से 2-3 क्वेश्चन कुछ उभर के पार्टिसिपेंट ने चैट बॉक्स में डाले। एक तो कुछ मनीष सर वो कश्मीर और फ्लैग वाली कोई स्टोरी बता रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग पार्टिसिपेंट पूछ रहे कि सर ये थोड़ी डिस्कस कीजिए। सर जी, कैसा था, एक 2011 में कश्मीर में स्थिति ये थी, तब सरकार कांग्रेस की देश में थी और कश्मीर में सरकार उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आप सब जानते हो, पहले भी कश्मीर के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया है। हम नारा बोलते जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। लेकिन 2011 में ऐसे हालात थे कश्मीर के भटके हुए यूथ, कश्मीर की पुलिस और अपनी सीआरपीएफ, भारत सरकार की जो मेडिकल पैरा जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उनके ऊपर पथराव करते थे। तो ऐसे न्यूज रोज देखने को मिलते हैं। एक बार मैंने भी देखा कि भारत के जवानों को, फोर्स के लोगों को वहाँ पथराव से घायल भी किए थे, कुछ लोगों को मारा भी था। ऐसे वीडियोस नेशनल टीवी के माध्यम से आते थे। तो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सांसद और अभी के फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो मैंने उनसे बात किया, कश्मीर जाना चाहिए। हम लोगों ने पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया था, तिरंगा यात्रा लेके निकले थे पूरे देश में। लाल चौक जाएंगे, तिरंगा लहराएंगे, नारा लगा के हम लोग निकले थे। मैं खुद 22 जनवरी से 4 दिन पहले श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल होटल लाल चौक में ही है, वहां जाके रुका था। मैंने पहले से वहां बुकिंग करवा दिया था, एज ए टूरिस्ट गया था, तिरंगा छुपा के गया था। 4 जगह पर मेरा चेकिंग हुआ था, उसके बावजूद मैं वहां ले जाने में सफल हुआ। और 26 जनवरी को दोपहर को 1 बजे मैं लाल चौक में हाथ में तिरंगा लेके दौड़ा था। तिरंगा लेके दौड़ा था और वहां पर लाल चौक मैंने तिरंगा लहराया। और उस कार्य की बदौलत मुझे वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस ने, गवर्नमेंट की सूचना से मुझे बहुत पीटा गया था। उसके बाद मुझे अरेस्ट किया, वहाँ की क्राइम ब्रांच ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। फिर मुझे वहाँ से जामीन मिला और मुझे जम्मू लाया गया। जम्मू से मुझे फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। दिल्ली में मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट किया था। लेकिन मेरे जीवन में अब तक और आगे जब तक मेरे जीवन में प्राण है तब तक, मतलब मैं जब से मेरे जीवन में समझन आई, मैं अपने आप को संभालना सीखा तब तक, और जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी घटना कोई हुई है तो लाल चौक में मैं तिरंगा लहरा पाया हुई है। न उससे बड़ा काम मैंने पहले किया था, न उससे बड़ा काम मैं जीवन में कर पाऊंगा। मेरे लिए वही मेरा सौभाग्य है कि मेरे अंदर कितना नेशनलिज्म है वो व्यक्त करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू। बोलिए। हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन, मतलब आज जो जितने पार्टिसिपेंट है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, अलग अलग स्टेट से और भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, तो शायद वो आपको करीब से जानते भी होंगे। तो 2 क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते हैं। एक तो क्वेश्चन है कि आपने अमित शाह सर के साथ भी काम किया है और मोदी सर के साथ भी बहुत काम किया है, तो वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, मैं 2002 में जब मैं एमकॉम में पढ़ता था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उसके बाद यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़ा,
इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद मैं पहली बार अमित शाह जी को करीब से देखा। उससे पहले उनको मैं जानता था, वो एमएलए थे, बीजेपी के पार्टी के वर्कर थे, स्टूडेंट लीडर थे, वो सब जाना था उनके लिए। लेकिन पहली बार उनको 2003 के मेरे चुनाव के बाद, उनको मिलने के बाद में उनसे 2003 से लेके अब तक उनसे काम करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है। तो अमित शाह जी ऐसे लीडर है जो हर वक्त, मतलब ऐसा कोई भी दिन में क्षण नहीं होगा कि वो काम में नहीं होंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उनके दिमाग में सबसे पहले भारत रहता है, देश के अलावा वो कुछ सोचते नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर भी गुजरात के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने संघर्ष किया। आप सब जानते हो, वो एनकाउंटर की बात जानते हो, आतंकवादी की बात जानते हो, उनको जेल में पूरा कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, आप जानते हो, उनको फिर निर्दोष होकर बाहर निकले और आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हो, आप जान रहे हो। तो अमित शाह जी ऐसी शख्सियत है जो पूरा देश के लिए डिवोटेड है, और वो नए नए युवाओं को आगे लाने में और उनको काम देने में वो रुचि रखते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। मोदी जी एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी है। अपने स्कूल के ज़माने से, जब वो स्कूल पढ़ते थे तब से उनको संस्कार मिले। गरीब घर में से आने के बावजूद अपने आप को इतना मजबूत उन्होंने किया कि कटौती के टाइम में भी उन्होंने काफ़ी कुछ आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन उस समय के मोदी को जानता नहीं था। उसके बाद जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए देश में और गुजरात में, उस समय भी मोदी जी का काफ़ी योगदान था। 90s के बाद 2001 तक मोदी जी को जान देश भर के अंदर, आप जानते हो, अडवाणी जी और राम मंदिर, उस सब में भी उनका बहुत योगदान था, उनका परिश्रम था। और चौकस काम करने के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करने वाले व्यक्ति है। दूसरी उनकी जो क्षमता है, वो सबको सुनते हैं। मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आप में से कोई उनको मेल करेगा, आप में से कोई उनको ट्विटर पे कोई प्रश्न पूछेगा, आप उनको फेसबुक से कोई बात करोगे या आप उनकी ऑफिस में कॉल करोगे और आपकी इच्छा होगी कि मुझे अगर ऐसे सब्जेक्ट है बात करनी है, तो आपके ऊपर उनका कॉल पे आएगा। तो सबको सुनने की जो ताकत उनमें है, वही ताकत और उनका जो देश के प्रति जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट, वो दो चीजें, अपने आप को देश को समर्पित करने की उनका भाव, इस सब की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व जान रहा है। और उनके साथ काम करने का, जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे 2010 में, उसी समय में गुजरात भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना था। तो 10 से लेके 7 साल अध्यक्ष रहा, उनमें से 5 साल तो साहब के साथ ही काम किया है। आज भी मैं भारत सरकार में नेहरू युवा केंद्र का वाइस चेयरमैन हूँ, तो उनकी मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। तो उनसे काम करना और उनके साल में एक बार भी मिल लेना, तो उनसे जो ऊर्जा मिलती है, या उनका फोन आ जाना कभी भी, तो उनका आवाज़ सुन लेना, ये आज पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो अपने देश के लिए इतना कुछ कर पाए। आप समझिए, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना, वो भी उस टीम से जिस टीम को ऑफिस और काम करने का आदत बन गया है। 10 बजे जॉब शुरू होगा और 6 बजे खत्म होगा। ऐसे लोगों के साथ वो 18 घंटे काम करते भी है और करवाते भी है और देश के लिए करते हैं। तो उनसे काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब लोग सही हो, ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट सिचुएशन, एक तो एक कोरोना की है, और ये सिचुएशन में हम युवा को कैसे एम्पावर करें जिससे देश को हम आगे ले जा सके। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी के एम्पावर करने से नहीं हो। मैं इसीलिए मैंने आपके सब्जेक्ट के खिलाफ मेरी बात शुरू की थी। आपने जो मुझे सब्जेक्ट दिया था उसके खिलाफ मैंने बात शुरू की थी, और मैं मानता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ और देखा भी है। सेल्फ मोटिवेशन आज के दिन में जो चाहेगा नहीं घर से निकलने के लिए, उसके लिए मैं 100 फोन करूँगा, वो नहीं निकल पाएगा। मैं बोलूँगा मनीष घर से निकल के जल लोगों को मास्क दे, वो नहीं निकल पाएगा। उसके अंदर की शक्ति जागेगी और खुद हिम्मत करेगा तभी निकल पाएगा। बाकी खुद काम करके ही मैं नहीं करूँगा तो मैं
गुजरात के जो मेरे फॉलोअर्स है उनको मैं कैसे बोलूँगा कि आप भी निकलिए और कोरोना की स्थिति में देश के लोगों को काम में आइए। आज बहुत केस बहुत से यूथ निकल रहे आप देखिए, और बाहर निकलने के साथ वो कोरोना महामारी से खुद भी जूझे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम करते करते खुद भी पॉजिटिव आए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, काफ़ी लोगों के जान भी गए, लेकिन वो सब लोग सेल्फ मोटिवेटेड खुद एम्पायर हुए हैं। दूसरा, इस स्थिति में मतलब 100 दिन से ज़्यादा अकेलापन एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस समय पे अभी अभी 2 दिन पहले सुशांत सिंह ने जो सुसाइड किया, तो ऐसी भी, वो तो हीरो था इसलिए सबको मालूम हुआ, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। किसी का रोजगार चला गया है, कोई घर पे बोर हो गया है या फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसलिए ऐसे सुसाइड भी हो जाता है। उस समय पे अपने आसपास जो लोग काम करते हैं उनको ही देख के हम लोग काम में निकले और खुद आज 2000 लोग 2000 लोग तय करें कि हम रोज दिन में 10-15 लोगों को जाके मास्क देंगे, या अपने आसपास कोई गरीब लोग हैं तो उसको खाना पहुंचाएंगे, घर पे बना के पहुंचाएंगे, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे, कर सकते हैं। मैंने किया था जब यहाँ पर गुजरात में कच्छ में भूकंप आया, उस समय पे मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, 3rd ईयर में था मैं, कि मैं बीकॉम स्टूडेंट रहा था। मैं भूकंप आया उस समय कॉलेज में था, मैं 26 जनवरी का दिन था, फ्लैग होस्टिंग करके शाम तक तो मालूम हो चुका था कि इतने लोग इफेक्टेड हुए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं धंधुका बढ़ रहा था जो गांधीनगर से 120 किलोमीटर दूर है, तो मैंने क्या सोचा कि नज़दीक में कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो गांधीनगर का सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं 1.5 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा था, पार्किंग में सोया था, और डॉक्टर को साथ रह के ड्रेसिंग सीख गया था, मैं स्टिचिंग लेना सीख गया था, मैं सब उनके जो वेपन्स थे वो सबकी गर्म पानी से उसको साफ करना वो सब सीख गया था। और डॉक्टर जब ओपीडी में आते थे तो उनके साथ बैठता था, या जब वार्ड में जाते थे विजिट के लिए तो उनके साथ जाता था। तो मोर देन 45 डेज मैं हॉस्पिटल में रहा था। उस समय मुझे किसी ने बताया नहीं था, मुझे लगा कि करना चाहिए तो मैं निकल गया था। आज भी करीबन 56 ब्लड डोनेशन कैंप हमने किए। इस स्थिति में कोई हॉस्पिटल जाने में तैयार नहीं है। उस समय हमने गांव जाके हर गांव में रक्तदान अभियान चलाया और 56 कैंप किए, और करीब 2000 ब्लड बोटल्स हमने यहाँ रेड क्रॉस को दिए हैं। ऐसे बहुत से काम हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस कोरोना महामारी के समय पे जो भी अपने से बन सके हो, 2000 लोग आप लोग हो, आप निकल पड़ोगे तो आपके निकलने से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी। ऐसे भाषण करने से, या मैं आपको बता दूंगा, आपने सुन लिया फिर मोबाइल ऑफ कर दिया या लैपटॉप या आईपैड ऑफ कर दिया तो आपके जीवन में वो अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ करके दिखाता हूँ और आपको बोलूँगा तो आप मानेंगे। आज हर संघवी अगर सूरत के किसी युवा को बोलेगा कि एक काम करो, देश के लिए अच्छा है, क्या अभी तो सब लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि हर संघवी ऐसा एमएलए है गुजरात का जो डे 1 से मार्केट में है और सूरत के लोगों के साथ खड़ा है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने जैसे मोदी जी की बात की कि 18 घंटे या ऐसे कुछ, मतलब बियॉन्ड टाइम ये काम कर रहे हैं, इतनी एनर्जी उनके पास। तो लास्ट क्वेश्चन और ये क्लब हो रहा है कि एक यूथ को एम्पावर करने के लिए हम मोदी जी में से कितने कैरेक्टर को यूथ के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं, या यूथ को ऐसे कौन से गुण हैं जो मोदी से लेने चाहिए? सबसे पहले हार्ड वर्किंग, दूसरा है मैं पहले बोला कि उनके किसी भी एक्ट में कहीं आपको खुद के लिए काम करते ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। तो सेल्फलेस वर्किंग, हार्ड वर्किंग, सेल्फलेस वर्किंग। दूसरा, हमेशा आप देखिए सेल्फ डिसिप्लिन, वो जो भी करते हैं उसका 4 बजे उनका रूटीन शुरू होता है, रात को सोने तक उनका पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ है। तो 3 चीज़ें हैं जो उनमें से सीखनी चाहिए। बाकी तो सब इनबिल्ट होता है। मोदी का जन्म हुआ है, मोदी जी को मोदी किसी ने बनाया नहीं है। थैंक यू सर।